साइंस मीन्स टू नो, जानना। क्या? अबाउट द नेचुरल इवेंट्स, जो भी नेचुरल इवेंट्स हैं उनके बारे में जानना, कि वो इवेंट कैसे हो रही हैं, उनके बारे में क्या जानना। हाउ आर दीज अकरिंग, कैसे हो रही हैं। वाई, व्हाट आर द रूल्स बिहाइंड, rules behind these events, the rules which are governing these events। तो रूल्स जानने के लिए हम लोग पहले जो इसके जस्ट पहले स्टेप लेते हैं वो है टू टेक ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षण लेना। ऑब्जर्वेशन लेना यानी कि डेटा कलेक्शन प्लस एनालिसिस, उस डेटा का एनालिसिस। तो जब कोई भी इवेंट नेचुरल इवेंट होती है तो उस नेचुरल इवेंट को हम देखते हैं कि वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किन परिस्थितियों में हो रही है, ये सब नोट करते हैं और उसके ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और ऑब्जर्वेशंस लेकर के उसकी एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली वो किस रूल से गवर्न हो रही, कंट्रोल हो रही। तो रूल्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो उसी से हम फिर लास्ट में रूल्स या लॉज बना देते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉज बन गए, है ना, आइंस्टीन के लॉज बन गए। तो ये सब लॉज बन गया, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज बन गए। तो ये सब लॉज लास्ट में बना लेते हैं। इसमें भी लॉज में भी कुछ स्पेसिफिक, जैसे करेक्शंस हो या कुछ विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल केसेस में कुछ मॉडिफिकेशंस हो, वो मॉडिफिकेशन भी साथ में कर लेते हैं। तो साइंस का मतलब समझ में आ गया। फिजिक्स, फिजिक्स वर्ड का मतलब होता है मीन्स नेचर। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, प्रकृति। तो प्रकृति में हो, नेचर में, प्रकृति में होने वाली जो इवेंट्स हैं उनके बारे में जानना। तो प्रकृति में इवेंट्स तो केमिकल इवेंट्स भी होती हैं, फिजिकल इवेंट्स भी होती हैं, बायोलॉजिकल इवेंट्स भी होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर फिजिक्स में बेसिकली नेचर की वो इवेंट्स पढ़ते हैं जिनमें परमानेंट चेंज नहीं होता। अब जैसे हमने एक गेंद उठाई, उसको हमने दीवार पे मारा, हिट किया, वो पलट के वापस आई, तो हम देख रहे हैं उसका पैराबोलिक पाथ था टकराने से पहले और टकराने के बाद भी पैराबोलिक पाथ पे आ रही है। तो एक बार हमने उसको हिट किया, वॉल पर कोलाइड किया, दोबारा भी कर सकते हैं, तीसरी बार भी कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं, है ना। तो वो किस तरीके का पाथ ले रही है, किस तरीके का पाथ ट्रेस कर रही है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो परमानेंट इवेंट, परमानेंट कोई चेंज नहीं आता जिस इवेंट में, उसको फिजिकल इवेंट कहते हैं। केमिकल इवेंट वो होती है जिसमें परमानेंट चेंज आ जाता है। जैसे लोहे में जंग लग गई, रस्ट लग गई, है ना, नमी और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जंग लग गई, रस्ट लगी, तो फिर वो वापस लोहा उस स्थिति में नहीं आ पाता। जितना पोर्शन में जंग लग गई वो परमानेंट चेंज प्रोड्यूस हो जाता है उसमें। तो केमिकल इवेंट्स वो होती हैं जिनमें कि परमानेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। हालांकि केमिकल रिएक्शंस में भी कुछ रिएक्शंस होती हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, है ना। N2+3H2 = 2NH3, अमोनिया बनी, अमोनिया रिवर्सली टूट करके N2 और 2H3 भी बन सकता है। कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होती है। तो फिजिक्स का मतलब ऐसे बेसिकली जो ग्रीक वर्ड फिजिक्स है उसका जो मीनिंग है वो नेचर है, और यहाँ पर हम नेचर की इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी नेचुरल इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन इवेंट्स के हो जाने के बाद, अकर कर जाने के बाद, उनकी हैपनिंग हो जाने के बाद परमानेंट चेंज नहीं आता, यानी कि उस इवेंट को रिपीट किया जा सकता है, ठीक है, और कोई परमानेंट चेंज नहीं आता। तो ऐसी इवेंट्स फिजिकल इवेंट्स कहलाती हैं और हम लोग फिजिक्स में उन्हीं को पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि का क्या अर्थ है?
किन राशियों को भौतिक राशि कहा जाता है? मैं पूछता जाता हूं, अगर आप जवाब दे सके तो 15 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर जवाब दीजिए। यदि आप कोई भी जवाब नहीं देगा तो मैं दूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। भौतिक राशियां वो होती हैं जो किसी यंत्र द्वारा नापी जा सकती। तो दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर की जाती हैं। वो एक अलग बात है कि हर इंस्ट्रूमेंट का की अपनी एक लिमिटेशन होती है जिसे लीस्ट काउंट कहते हैं। तो लीस्ट काउंट से ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर करना संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वांटिटी चाहे कम लीस्ट काउंट हो या ज्यादा लीस्ट काउंट हो, मतलब मोर एक्यूरेटली मेजर करें या लेस एक्यूरेटली मेजर करें, अगर वो मेजर की जा रही है किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा तो हम उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली तो 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक फंडामेंटल, दूसरी डिराइव्ड। लेकिन फंडामेंटल में भी शुरुआत में मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाद में जो 2 और जोड़ी गई हैं उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो अगर हम उन दोनों को फंडामेंटल में ही सप्लीमेंट्री वाली को भी काउंट करें तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की हैं, 2 टाइप की हैं। पहली फंडामेंटल और दूसरी डिराइव्ड। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं, बोलिए? फंडामेंटल क्वांटिटीज को हिंदी में कहते हैं मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं? यार ये इंक कुछ गड़बड़ कर रही है, इस तरीके तो बहुत टाइम लग जाएगा। कौन सी इंक डाल दी इन्होंने? परमानेंट मार्कर डाल दिया गया, इंक डाल दी गया। बताएं। फंडामेंटल या मूल भौतिक राशियां, जिसे फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं हिंदी में मूल भौतिक राशियां। पेन कॉपी एकदम तैयार रखिएगा और जल्दी जल्दी लिखिएगा, सुन करके जल्दी जल्दी। यहां कोई सत्यनारायण कथा नहीं चल रही कि आराम से सुनते रहे, हूं हाँ हाँ करते रहे, लास्ट में प्रसाद मिला और घर गए। तुरंत जो कुछ भी मैं बोलता जा रहा हूं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको तुरंत नोट करना है। सुनते रहिए, कान एकदम खुले रखिए, दिमाग एकदम चैतन्य रखिए। जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं नोट करते जाइए, सुनते जाइए, नोट करते जाइए ध्यानपूर्वक। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं अगले दिन मैं पूछ सकता हूं, पूछूंगा, ठीक है? तो फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि आपस में भी इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से डिराइव नहीं हो सकती और किसी अदर क्वांटिटी से भी डिराइव नहीं हो सकती। जो परस्पर स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से डिराइव नहीं हो सकती और किसी अदर क्वांटिटी से भी डिराइव नहीं हो सकती। द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर or any other quantity which are independent to each other and also cannot be derived from any other quantity। तो इसको हिंदी में, मैं हिंदी में भी बोलता जाऊंगा। कितने लोग हिंदी मीडियम हैं? बाकी लोग इंग्लिश मीडियम होंगे, ठीक है। मैं हिंदी में भी बीच बीच में बोलता जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मूल भौतिक राशियां, तो मूल भौतिक राशियां आपने पढ़ी होंगी। 7 मूल भौतिक राशियां वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट की हैं साइंटिफिक मीट में, जो कि पेरिस में हुआ था। और वो उनका नाम है मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर,
टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हिंदी में ज्योति तीव्रता पढ़ा होगा आप लोगों ने, हिंदी वाले बच्चों ने। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, लेंथ को लंबाई कहते हैं, टाइम को समय कहते हैं, टेम्परेचर को तापमान कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसी लाइट सोर्स की होती है। कोई लाइट सोर्स अपने चारों तरफ जब लाइट एमिट करता है, ल्यूमिनस फ्लक्स एमिट करता है, तो पर सेकेंड जितनी लाइट एनर्जी, फोटोमेट्रिक एनर्जी यूनिट सॉलिड एंगल में एमिट करता है, उसे उस सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता किसी प्रकाश स्रोत की होती है, लाइट सोर्स की होती है। तो लाइट सोर्स लाइट एमिट करता है, तो एक सेकेंड में यूनिट सॉलिड एंगल में, 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में जितना ल्यूमिनस फ्लक्स एमिट करता है, ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब पर सेकेंड एमिटेड फोटोमेट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी पर सेकेंड या ल्यूमिनस फ्लक्स यूनिट सॉलिड एंगल में जितना एमिट करता है उसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फार्मूला होता है I = ΔF/Δω। डेल्टा एफ यूनिट टाइम में एमिटेड फोटोमेट्रिक एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, और डेल्टा ओमेगा सॉलिड एंगल है। तो अगर ऐसे लिखोगे ना, डेल्टा ओमेगा स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में डेल्टा एफ फ्लक्स एमिट हो रहा है, फोटोमेट्रिक फ्लक्स एमिट हो रहा है, तो यूनिट सॉलिड एंगल में कितना होगा? डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ओमेगा। तो यूनिट सॉलिड एंगल में एमिटेड ल्यूमिनस फ्लक्स या लाइट एनर्जी पर सेकंड को ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझाएंगे, अभी पहुंचने दीजिए, आगे बढ़िए। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता है, इसका मात्रक, इसकी यूनिट कैंडिला होती। 7th क्वांटिटी है मोलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की आणविक मात्रा। मोलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये 7 मेन या मुख्य फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। मास को लेंथ से डिराइव नहीं किया जा सकता, लेंथ को टाइम से डिराइव नहीं किया जा सकता, इनको आपस में भी एक दूसरे से डिराइव नहीं किया जा सकता, और इनको किसी अदर क्वांटिटी से भी डिराइव नहीं किया जा सकता। ये फिजिक्स के 7 स्तंभ हैं, इनसे पूरी फिजिक्स डिराइव हो सकती है। फिजिक्स की ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, सभी भौतिक राशियां डिराइव हो सकती हैं, लेकिन इनको किसी से डिराइव नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपसे पूछूं, गणेश जी के पिताजी का नाम बताओ, माता जी का नाम बताओ, तो आप जो लोग हिंदू मैथोलॉजी के बारे में जानते होंगे, सुना होगा, वो जानते होंगे कि गणेश जी या गणपति जी के मम्मी पापा का नाम, माता पिताजी का नाम शिव और पार्वती है। ठीक है, मतलब गणेश जी शिव और पार्वती से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे प्रश्न कर दूं कि शिव जी के पिताजी का नाम बताओ, शिव जी के पिताजी का नाम बताओ, तो ना आप बता पाओगे, ना हम बता पाएंगे, ना दुनिया में कोई बता पाएगा, क्योंकि शिव परमात्मा है, उन्हीं से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, ऐसा माना जाता है हिंदू मैथोलॉजी में। तो शिव जो है वो मूल भौतिक राशि है एक तरीके से। शिव अजन्मा है, शिव के बारे में कहा जाता है अजन्मा है, वो उनका जन्म नहीं हुआ है। बात समझ आ रही? तो जो किसी से पैदा ना हो, स्वयं पैदा हुआ हो, स्वयंभू, हाँ, निराकार, अजन्मा। तो ये जो है, ये 7, ये फिजिक्स के शिव है। ये किसी से उत्पन्न नहीं हुए, स्वयं उत्पन्न हुए। समझ रहे? बात समझ में आ गई होगी। गणेश जी डिराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है, शिव और पार्वती से उत्पन्न हुए। अब बात समझ में आ गई होगी। तो ये 7 जो है मेन फंडामेंटल क्वांटिटी है, मुख्य है। 2 बाद में और जोड़ी गई हैं, जिन्हें सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, पूरक मूल भौतिक राशियां 2 और जोड़ी गई हैं, 8वीं और 9वीं। ये 2 बाद में जोड़ी गई हैं, बाद में ऐड की गई हैं, इस ग्रुप में शामिल की गई हैं। 8वीं है 2D एंगल या प्लेन एंगल या एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 रेखाओं के बीच, 2 लाइंस के बीच का एंगल प्लेन एंगल कहलाता है।
ठीक है, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा या 11th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर कोई आर्क है किसी पॉइंट जिसे सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं, केंद्र के चारों तरफ अगर हम एक आर्क बनाए, चाप बनाए, तो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, यानी कि इन दोनों लाइंस के बीच जो एंगल बन रहा है ये 2D एंगल है और इस एंगल का फार्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये रेडियस है आर आर, ये रेडियस है और ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ को अगर हम एस मान लें, ये लेंथ अगर एस है तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, है ना। तो एंगल जो है वो दो लाइंस के बीच का एंगल जो है वो 2D एंगल या प्लेन एंगल कहलाता है, समतलीय कोण कहलाता है और इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ है, इसकी यूनिट मीटर होगी, रेडियस भी एक लेंथ है, इसकी यूनिट भी मीटर होगी। हालांकि यूनिट भी कट जाएगी और डायमेंशन भी कट जाएगा। अभी हम बताएंगे कि लेंथ की डायमेंशन को एल से लिखा जाता है, ये एक प्रकार की लेंथ है और ये भी एक प्रकार की लेंथ है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायमेंशन लेस होगा, ये एंगल जो है डायमेंशन लेस होगा, इसकी विमा नहीं होगी। इसको हिंदी में बोलते हैं विमाहीन, विमा नहीं होगी, डायमेंशन नहीं होगी। डायमेंशन की चर्चा भी करेंगे, फिलहाल आप इतना समझिए कि ये फार्मूला क्या कह रहा है। अगर कोई आर्क सेंटर पर उसके एंड पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाए तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है उसका फार्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस की लेंथ, ठीक। एंगल का मात्रक यानी कि यूनिट जो है रेडियन है, इसकी यूनिट रेडियन ली गई है। डिग्री में भी काउंट कर सकते हैं, है ना। और आपने पढ़ा होगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, तो कन्वर्जन भी पढ़ा होगा आपने। तो रेडियन या डिग्री में, या 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है और 161, है ना। तो वो जो मिनट और सेकंड है वो टाइम के यूनिट भी हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं। तो वो जो टाइम यहाँ पर जो मिनट और सेकंड बोला जाए वो टाइम की यूनिट भी होती है और यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो एंगल की यूनिट है, ठीक है। एंगल की यूनिट भी नाम से वही बोली जाती है भाई। टाइम की यूनिट भी मिनट, आर मिनट सेकंड होती है और इसकी यूनिट डिग्री मिनट सेकंड है। तो यहाँ पर जो मिनट और सेकंड बोले जा रहे हैं वो एक्चुअली एंगल के रेफरेंस में बोले जा रहे हैं, मतलब एंगल की यूनिट भी होती है, ठीक है। तो एंगल के बारे में आपको कुछ पता चल गया है। अब हम लास्ट में 9वीं क्वांटिटी लिखेंगे, मतलब सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लिखेंगे, वो है 3D एंगल। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हिंदी में कहते हैं घन कोण, सॉलिड एंगल के लिए घन कोण या त्रिविमीय कोण, 3 डायमेंशनल एंगल। अब जरा 3D एंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें, थोड़ी सी बात सुने तो आपको समझ में आएगा 3D एंगल क्या होता है। अगर ये एक स्फीयर है, गोला स्फीयर है, स्फीयर का ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। अब अगर हम स्फीयर के सरफेस पर, स्फीयर के पृष्ठ पर, सरफेस पर एक छोटा सा एरिया एज्यूम करें, इतना बड़ा ये एरिया स्फेरिकल सरफेस पर कंसीडर किया गया एरिया है और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया अगर डेल्टा ए है तो इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, डेल्टा ए मीटर स्क्वायर। और अगर हम इस सरफेस, स्फेरिकल सरफेस पर जो मैंने डेल्टा ए एरिया लिया है, इसकी पेरीफेरी को, पेरीफेरी देख रहा हो जिसपे मेरा पेन चल रहा है, सरकमफ्रेंस या परिधि या पेरीफेरी, पेरीफेरी को अगर मैं सेंटर से मिलाऊं, सेंटर से मिलाऊं बहुत सारी रेखाओं से, बहुत सारे लाइंस से, तो इन लाइंस के भीतर, मतलब इस पृष्ठ के जरिए इन लाइंस के भीतर झांक के देखो, इधर से झांको तो जी अंदर यहां पर एंगल बन रहा है, ये 3D एंगल है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? पिक्चर से समझ में आ रहा होगा। ये वाली लाइन मैं मिटा देता हूं, ये
स्फेरिकल सरफेस पर अगर मैं एक एरिया डेल्टा ए एज्यूम करूं, कंसीडर करूं, तो इस एरिया की जो पेरीफेरी है, सर्कमफ्रेंशियल लाइन है, इस सर्कमफ्रेंशियल लाइन को अगर सेंटर से मैं मिलाऊं तो बहुत सारी लाइन से मिलाना पड़ेगा। तो बहुत सारी लाइंस के भीतर जो कोण बन रहा है, अंदर जो कोण बन रहा है, बहुत सारी लाइंस के बीच जो कोण बन रहा है, ऐसे करके समझ रहे ना, ये जो भीतर झांको ये कोण है, ये जो एंगल है, इसको हम 3D एंगल कहते हैं और डेल्टा ओमेगा से लिखते हैं। ये 3D एंगल है और इसका फार्मूला होता है 3D एंगल मेड बाय दिस सरफेस एरिया विच इज कंसीडर्ड ऑन द सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर। तो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जो छोटा सा एरिया डेल्टा ए लिया है, डेल्टा ए एरिया को अगर हम रेडियस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो जो एंगल प्राप्त होता है ये 3D एंगल है या सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल है। और इसकी यूनिट जो है, इसकी यूनिट जो है वो स्टेरेडियन होती है। वैज्ञानिकों ने इसकी यूनिट स्टेरेडियन कंसीडर की है। डायमेंशन इसकी भी नहीं होगी क्योंकि एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर होगी और रेडियस स्क्वायर की डायमेंशन एल स्क्वायर होगी, तो एल स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि अपान, बीच में अपान का साइन है, तो एल स्क्वायर कट जाएगा, एल के पार 0 आ जाएगा। तो ये डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिट है। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि 3D एंगल या सॉलिड एंगल क्या होता है। क्लियर? एक और बहुत उपयोगी सूत्र, यूजफुल फार्मूला बता रहे हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में आता है, ऑप्टिक्स में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, गॉस थ्योरम के जब न्यूमेरिकल करेंगे तो काम में आएगा। अगर ये स्फीयर है और स्फीयर को हम प्लेन से कट करें, प्लेन से, लाइन नहीं है ये, ना ये सर्किल है, 3D पिक्चर दिमाग में इमेजिन करिएगा। ये स्फीयर है, गोला है और ये लाइन नहीं, प्लेन है। चाहे तो आप इसको ऐसे करके हल्का सा बना लीजिए, प्लेन है, प्लेन से कट कर रहे हैं। तो अगर स्फीयर को प्लेन से कट करें, सुन रहे सब लोग, अगर स्फीयर को प्लेन से कट करें तो सेक्शन कैसा होगा? सर्किल। ये जो सेक्शन होगा ये सर्किल होगा, होगा ना सर्किल? भाई गोले को, स्फीयर, ये स्फीयर है, इसको खड़े खड़े प्लेन से ऐसे काटो तो सर्किल ही तो निकलेगा, सेक्शन सर्किल ही तो होगा। अब सर्किल की पेरीफेरी को सेंटर से मिलाओ, सर्किल की पेरीफेरी को, सर्कमफ्रेंस को सेंटर से मिलाओ तो कोन बनेगा, शंकु बने हुए दिख रहा है, कोन, कोन बने हुए दिख रहा है। तुम इधर खिसके बैठो, बातें मत करो, इधर आओ। तो ये कोन दिख रहा है, कोन की ये एक्सिस है और ये कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है, अर्धशीर्ष कोण, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो अगर ये एंगल देखो तो ये इस स्लैंट लाइन और इस एक्सिस के बीच का एंगल है ना, तो ये 2D एंगल हुआ। तो ये है अल्फा 2D एंगल जिसे हम सेमी वर्टिकल एंगल आप कोण कह रहे हैं। और कोण के भीतर इधर से झांको, इधर से कोण के भीतर झांको तो जो कोण ऐसे करके बन रहा है, मेरी उंगलियां देख रहे हो, इधर से झांको तो ये 3D एंगल बन रहा है अंदर। ये जो अंदर 3D एंगल बन रहा है, ये 3D एंगल अगर डेल्टा ओमेगा है, अगर मैं इसको डेल्टा ओमेगा लिखूं तो डेल्टा ओमेगा जो कि 3D एंगल है और अल्फा जो कि 2D एंगल है, उनमें एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है, इस रिलेशन को याद कर लीजिएगा, ये बड़ा यूजफुल रिलेशन है। डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कास अल्फा। अल्फा जो है अर्धशीर्ष कोण है शंकु का, कोण का सेमी वर्टिकल एंगल है, और डेल्टा ओमेगा कोण के अंदर बनने वाला सॉलिड एंगल है। और ये भी बता दूं ये फार्मूला आया कैसे है, निकाल के नहीं दिखाऊंगा, बता दे रहा हूं आया कैसे। कोण के, देखिएगा ये जो सेक्शन है ये सर्किल है कोण का, और इसके पीछे ये वाला जो एरिया है ये स्फेरिकल एरिया है। अगर मैं इंटीग्रेशन का यूज करके ये स्फेरिकल एरिया निकालूं और यहां पर स्फेरिकल एरिया की जगह पुट कर दूं, डेल्टा ए एसपीएच लिख दे रहा हूं, एसपीएच माने स्फेरिकल एरिया। तो अगर मैं इंटीग्रेशन मेथड से स्फेयर के ये जो पीछे वाला पोर्शन है इसका एरिया निकालूं और यहां पर पुट कर दूं और रेडियस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा। यानी कि एरिया निकलेगा, एरिया निकलता है सॉल्व करने पर इंटीग्रेशन से। डेल्टा ए स्फेरिकल की वैल्यू आती है 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कास अल्फा। ये भी मैं आगे चल के बता दूंगा कैसे आती है, ठीक है। फिलहाल अभी मान लीजिए आ जाती है, तो आर स्क्वायर कैंसिल,
तो बचा क्या, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू इस सूत्र से, इस फार्मूले से 2 पाई 1 माइनस कास अल्फा आ जाएगी। ये फार्मूला बड़ा यूजफुल है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कोई स्फेरिकल एरिया है और स्फेरिकल एरिया को सेंटर से अगर हम ज्वाइन करें, मिलाएं, तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है वो 3D एंगल होता है। और 3D एंगल का फार्मूला है स्फेरिकल एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, अपॉन स्फेयर की रेडियस स्क्वायर। ये रेडियस स्फेयर की है, ठीक है। इसकी यूनिट है स्टेरेडियन और डायमेंशन नहीं होती है। एंगल और सॉलिड एंगल की डायमेंशन नहीं होती, विमाहीन राशियां हैं। तो सॉलिड एंगल के बारे में पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये नोट हो गया। हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स की थोड़ी चर्चा करें। यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? जल्दी बताएं। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी हैं, तो इनके सामने हम इनकी फंडामेंटल यूनिट्स भी लिखेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक। तो सबसे पहले ये बताएं, मात्रक क्या चीज होती है? मीटर्स की यूनिट हो गई। और कोई बोलेगा? बहुत बेसिक बातें पूछ रहा हूं। अगर आप बेसिक बातें नहीं समझते हैं तो आप फिजिक्स समझ नहीं पाएंगे। पढ़ते तो है मात्रक है भाई, लेंथ का मात्रक मीटर है या यूनिट मीटर है, फोर्स का न्यूटन है। मैं बेसिक चीज पूछ रहा हूं, 9th की। मात्रक क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये मात्रक हैं, सही बात है। लेकिन ये है क्या चीज? अरे भाई, किसी सिंपल सी बात है, आपको इसका मतलब टीचर ने जो 9th से 12th तक टीचर्स ने पढ़ाया वो कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ाया। आप जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ाया गया। सिंपल सी बात है, किसी क्वांटिटी को मेजर करोगे तो मेजर करने के लिए स्केल चाहिए। स्केल बनाओगे तो एक उसी टाइप की क्वांटिटी का एक सर्टेन अमाउंट एक स्टैंडर्ड के रूप में चुनोगे। जैसे आपको मान लो एक इतना बड़ा कपड़ा है, इसकी लेंथ नापनी है, तो आप मीटर स्केल बनाओगे, सेंटीमीटर स्केल बनाओगे, कोई स्केल तो बनाओगे। तो स्केल जब बनाओगे तो 1 मीटर कितना लंबा होता है ये तो आपको चूज करना पड़ेगा ना। तो आप लेंथ का एक सर्टेन अमाउंट स्टैंडर्ड के रूप में चुन लेते हो, फिर इस स्टैंडर्ड से तुलना करते हो कि इस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ये कपड़ा कितना लंबा है, यानी कि ये स्टैंडर्ड इस कपड़े की टोटल लेंथ में कितने टाइम्स यूज हो रहा है। यही तो करते हो नापने के लिए। अगर ये स्टैंडर्ड जो आपने चुना है ये अगर 2 बार यूज हो रहा है तो इसकी लेंथ 2 मीटर हो गई, 3 बार यूज हो रहा है तो 3 मीटर हो गई, है ना। 2.5 बार यूज हो रहा है तो 2.5 मीटर हो गई। यही ऐसे ही तो नापते हो। तो जब आप किसी भी क्वांटिटी को, अब चाहे अब हम लेंथ से समझा रहे हैं, यही चीज मास के लिए भी ट्रू है, यही चीज टाइम के लिए भी ट्रू है। तो जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, कोई स्केल बनाते हैं। उस स्केल को या इंस्ट्रूमेंट को बनाने में हम उसी क्वांटिटी के एक सर्टेन अमाउंट को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। इसी स्टैंडर्ड को यूनिट कहते हैं। यूनिट शब्द का मतलब क्या होता है? 1। तो ये 1 मीटर हो गया। इतनी लेंथ को हमने 1 मीटर मान ली। अब इसके मल्टीपल में हम नापेंगे, चाहे रोड की लंबाई नापनी हो, चाहे कपड़े की लंबाई नापनी हो, चाहे कि व्यक्ति की लंबाई नापनी हो, तो इसी के मल्टीपल में तो नापोगे। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसी क्वांटिटी के एक सर्टेन अमाउंट को, स्टैंडर्ड अमाउंट को 1 मान लेते हैं। 1 मीन्स यूनिट मान लेते हैं। तो स्टैंडर्ड अमाउंट को ही यूनिट कहा जाता है।
उसी के मल्टीपल में फिर क्वांटिटी को नापते हैं, मेजर करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फिजिक्स को कंसेप्चुअली समझोगे तो फिजिक्स बहुत आसान है, और मेरी गारंटी है कि आपके आईआईटी के मेंस के एडवांस के सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। रटने का प्रयास करोगे नहीं फायदा होगा, नहीं निकाल पाओगे सवाल। और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बड़े कॉन्सेप्ट तक जाओगे तो बड़े कॉन्सेप्ट फिर कठिन नहीं लगेंगे। सीधे बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करोगे कठिन लगेगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वहां से स्टार्ट करोगे तो पूरी फिजिक्स एकदम आसान होती चली जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आगे। 1 मीटर लेंथ, तो आपने देखा होगा कि इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, कि पेरिस में प्लेटिनम इरिडियम मिक्स्ड एलॉय की एक सर्टेन लेंथ को 1 मीटर मान लिया साइंटिस्ट लोगों ने, उसको 1 मीटर कह दिया। एक ये डेफिनेशन है। एक क्रिप्टन 86 वाली डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी तो आज जाके घर पे पढ़िएगा। क्रिप्टन 86 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, सब्सटेंस है। इससे रेड ऑरेंज कलर की लाइट निकल रही है, और रेड ऑरेंज कलर की जो लाइट है ना, वो एक वेव है, और वेव की अपनी एक वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ समझते हो ना? तो ये जो है वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ का एक सर्टेन टाइम्स 1 मीटर मान लिया गया है। बात समझ में आ रही? या तीसरी डेफिनेशन जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ऐसे दी गई है कि लाइट की स्पीड जानते हो ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू 3 × 10⁸ नहीं है, 299 समथिंग है, ऐसे करके। वो आपने नंबर पढ़ी होगी, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, आप बुक में देखे होगे। तो 299 करके एक नंबर है। तो वो हाँ क्या है, डिजिट बोलो। हाँ 299 729 779 24558, ठीक। तो ये लाइट की स्पीड, मतलब मैंने 1/, में लिखा हुआ है, लेकिन आप 1/, मत देखो, खाली इतना देखो, ये देखो इतना पोर्शन, इतने मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है, यानी कि 1 सेकेंड में इतने मीटर चलती है। तो हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि 1/, इतने सेकेंड में, 1 सेकेंड के इतने फ्रैक्शन में जितना चलती है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 मीटर होगी। ऐसे डेफिनेशन निकाल ली गई है। और लाइट की स्पीड एक स्टैंडर्ड स्पीड है वैक्यूम में, ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड है, और इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये घटती बढ़ती नहीं, और रेफरेंस फ्रेम चेंज होने पर भी नहीं घटती बढ़ती। चाहे आप इनर्शियल फ्रेम से देखो, चाहे नॉन इनर्शियल से देखो, चाहे स्पीडी फ्रेम से, मतलब चाहे स्लो वेलोसिटी फ्रेम से देखो, नॉन रिलेटिविस्टिक फ्रेम से, हाई वेलोसिटी फ्रेम से देखो, रिलेटिविस्टिक फ्रेम जिसे बोलते हैं, तो रिलेटिविस्टिक फ्रेम में भी देखोगे तभी लाइट की स्पीड इतनी रहेगी। लाइट की स्पीड जो है वो इनवेरिएंट है, चेंज नहीं होती, कांस्टेंट है, किसी भी फ्रेम में देखो, ठीक है ना? तो लाइट की स्पीड से ये डेफिनेशन निकाली गई है कि 1 सेकेंड के, ऊपर लिखा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के इतने फ्रैक्शन, जो बहुत छोटा टाइम होगा, इतने छोटे टाइम में लाइट जितना चलती है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो आज सभी लोग घर जाकर के 1 kg, इनके जो यूनिट्स हैं, इसके यूनिट केजी है। मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर थोड़ा जगह नहीं, इसलिए मैं यहां समझ लेना, फंडामेंटल यूनिट्स यहां लिख रहा हूं। लेंथ के लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकंड है, टेम्परेचर के लिए केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला है, मोलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है, मोल या ग्राम मोल बोलिए, एक ही बात है। 2D एंगल के लिए रेडियन है, और 3D के लिए हाँ स्टेरेडियन है। ये इनके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्लियर? यूनिट्स क्या होते हैं समझ में आ गया? अच्छा, यूनिट्स को चूज करने में, जैसे हम लेंथ की यूनिट
लाइट की स्पीड से ही क्यों डिफाइन कर रहे हैं, या क्रिप्टन 86 से निकलने वाले रेड ऑरेंज कलर की लाइट के वेवलेंथ के टर्म्स में क्यों डिफाइन कर रहे हैं, हम क्रिप्टन 86 को ही क्यों चूज कर रहे हैं। मतलब किसी भी क्वांटिटी के यूनिट्स को फॉर्म करने में, यूनिट्स को बनाने में किसी सब्सटेंस के सर्टेन अमाउंट को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं, वन मान लेते हैं, फिर उसी के तुलना में, उसी कंपैरिजन में क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, नापते हैं। तो इन क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड वैल्यू जिसे हम यूनिट कहते हैं, उन स्टैंडर्ड वैल्यूज को चूज करने में जिस पदार्थ का सिलेक्शन करते हैं, जिस सब्सटेंस का सिलेक्शन करते हैं, उस पदार्थ के चयन में, उस पदार्थ के, उस सब्सटेंस के सिलेक्शन में किन किन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखा जाता है, उस सब्सटेंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज जो होनी चाहिए सब्सटेंस में, नंबर 1, इनवेरिएबिलिटी का गुण होना चाहिए, वो पदार्थ अपरिवर्तनीय हो, किसके साथ, टाइम के साथ, वातावरण के साथ, टेम्परेचर के साथ, प्लेस चेंज होने पर। तो इन सब चीजों के साथ, विद टाइम, विद स्पेस, पोजीशन या प्लेस कह सकते हो, स्पेस यानी प्लेस, टेम्परेचर, इन सब के साथ में वो अपरिवर्तनीय होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए, बदले नहीं, ना बदले। इनवेरिएबल मीन्स ना बदले, ना चेंज हो। दूसरा, इजीली अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, या एक्सेसिबिलिटी इसी को बोलते हैं। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है इजी टू गेट, आसानी से प्राप्त हो, आसानी से उपलब्ध हो। अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज, इनडिस्ट्रक्टिबल हो, जब तक अर्थ पर लाइफ है, मनुष्य जब तक एग्जिस्ट कर रहा है तब तक वो नष्ट ना हो, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी का गुण होना चाहिए। देख रहे हैं सब लोग, कहीं स्पेलिंग ना समझ में आए तो हमसे पूछ लेना, बता देंगे। इनडिस्ट्रक्टिबल हो, नष्ट ना हो, डिस्ट्रक्टिबल माने नष्ट होने योग्य, और इनडिस्ट्रक्टिबल माने जो नष्ट ना हो। और चौथी चीज है, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 गुण उस पदार्थ में जरूर होने चाहिए, जिस पदार्थ को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस सब्सटेंस को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, उनका स्टैंडर्ड या यूनिट बनाने के लिए जिन सब्सटेंसेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, उनमें ये 4 प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए। और कोई 5वीं प्रॉपर्टी जो आपकी नजर में हो, सोचिएगा, मुझे बताइएगा कल, ठीक है। आगे बढ़े तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जानकारी मिल गई। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो फंडामेंटल से डिराइव होती हैं, या डिराइव से भी डिराइव हो, उनको हम सेकेंडरी डिराइव कह सकते हैं, द्वितीयक व्युत्पन्न भौतिक राशि कह सकते हैं। तो डिराइव क्वांटिटीज की चर्चा करेंगे। यार ये बड़ी समस्या है, आधी ताकत तो इसी में खर्च हो जा रही। चलिए, डिराइव्ड क्वांटिटी, हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ऐसे लिखेंगे, आधा ना फिर पूरा ना, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। derived quantities which are derived from fundamental.
और डिराइव से भी डिराइव हो सकती है। पहले शुरुआत में हम लोग फंडामेंटल से डिराइव करते हैं, फिर जब और हमें फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव करनी होती है जिनका हमें दैनिक जीवन में डेली लाइफ में यूज होता है, यूजफुल होती हैं, उनको हम डिराइव से भी डिराइव कर लेते हैं। 2-3 डिराइव मिलाकर एक नई डिराइव बना लेते हैं। एरिया का फार्मूला क्या है? हम अगर पूछे आपसे रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए, आयताकार प्लेट के लिए, लेंथ और ब्रेड्थ, ये वाली साइड लेंथ है, बिगर साइड को लेंथ मान लेते हैं, स्मॉलर साइड को ब्रेड्थ मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई, तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी यूनिट क्या आएगी? मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। हाँ, यहां पर एक बात और बतानी थी, वहीं जहां पर आपने टेबल बनाई थी वहीं पर लिखना चाहिए था, मैं लिखना भूल गया, आप लिख लेना। केजी के बगल में कैपिटल एम, लेंथ के साइड में कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, और कौन सा था? केल्विन। टेम्परेचर के लिए कैपिटल के या थीटा, और आगे क्या था? एम। करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल आई या कैपिटल ए, एम्पियर के लिए ए या आई, और कैंडिला के लिए सीडी, मोल के लिए म्यू या एमओएल, और लास्ट की जो दो थी एंगल और सॉलिड एंगल, दीज आर डायमेंशनलेस। तो ये जो लिखा है मैंने, ये डायमेंशनल सिंबल हैं फंडामेंटल यूनिट्स के या फंडामेंटल क्वांटिटीज के, मूल भौतिक राशियों के ये डायमेंशनल सिंबल हैं। डायमेंशनल सिंबल हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसी में लिखा जाता है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशनल सिंबल हैं, विमीय चिन्ह हैं। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकालो, तो मीटर की जगह क्या लिखा जाता है? कैपिटल एल, तो कैपिटल एल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, क्योंकि 1 के ऊपर पावर 2 है, तो 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होके ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर? तो अब आप देख रहे होंगे कि एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया सिर्फ ऐसे लिख दीजिए बड़े ब्रैकेट में, तो उसका मतलब ही हो जाता है डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ एरिया, या ऐसे लिख लीजिए डायमेंशन ए, एक ही बात होती है। चाहे डायमेंशन ए लिख दीजिए, चाहे ऐसे बड़े ब्रैकेट में ए लिख दीजिए, मींस डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया। क्लियर? तो अब हम डायमेंशन की डेफिनेशन दे रहे हैं। जब हम लोग किसी डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स के सिंबल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स के सिंबल्स के ऊपर, यानी कि इन सिंबल्स के ऊपर जो पावर रेज करते हैं, दिस पावर इज नोन एज डायमेंशन। क्लियर? फिर से बोल रहे हैं, जब हम किसी हिंदी में पहले बोल रहे हैं, जब हम किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करते हैं, तो मूल मात्रकों के ऊपर जो पावर रेज करते हैं, इन पावर्स को डायमेंशंस कहते हैं, विमा कहते हैं, और इस पूरे सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। अब इसी बात को इंग्लिश में बोल दे रहे हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस यूनिट ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, power raised over these fundamental units are known as dimensions, and the whole formula is known as dimensional formula। बात समझ में आ गई होगी? तो डायमेंशन की डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये तो आपको दिमाग में बैठ गई होगी। अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी, सेकेंड क्वांटिटी में ले रहा हूं वेलोसिटी का फार्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने? वेलोसिटी का फार्मूला बताइए पहले। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का है, ध्यान रखिएगा। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जर्नी
इज रिटन एज टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल्ड विस्थापन, ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको हम डायमेंशनल फार्मूले के फॉर्म में लिखें, डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी इज L/T। मीटर के लिए सिंबल है L, सेकेंड के लिए सिंबल है T, और ये हमेशा बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो LT-1। अगर T को ऊपर ले जाओगे T की पावर -1 हो ही जाएगी, LT-1। तो ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूले में लेंथ की डायमेंशन क्या है? 1। वेरी गुड। टाइम की डायमेंशन क्या है? -1। वेरी गुड, सही है। लेकिन अगर मैं आपसे इसमें मास की डायमेंशन पूछूं, मास नहीं है, मास का टर्म m का टर्म नहीं है। इसका मतलब m की पावर यहां 0, चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे, यहां चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, m की पावर 0। अगर इसमें मैं पूछूं एम्पियर की डायमेंशन क्या है, यानी कि करंट की डायमेंशन क्या है, वो भी 0 है, वो भी 0, ऑब्वियसली वो भी 0 है। ठीक, तो गौर करिए, फिर से गौर करिए, डायमेंशनल फार्मूला हम लिख क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, क्या यूज है, यह जानना जरूरी है। हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का जब डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो उस डायमेंशनल फार्मूले को देखकर तो एक तो उसकी यूनिट पता चल जाती है, दूसरा यह पता चल जाता है कि इस डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाने में, फॉर्म करने में इन 7 में से किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी का योगदान है और कितना योगदान है। देखिए, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला L की पावर 1 T की पावर -1 है, यानी कि वेलोसिटी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हमें लेंथ वाली स्केल को एक बार यूज करना पड़ेगा। पावर 1 लगी है, इसका मतलब एक बार यूज करना पड़ेगा। जैसे देखो एरिया है, उसकी डायमेंशनल फार्मूला L की पावर 2 है, यानी कि लेंथ वाली स्केल को, मीटर स्केल को 2 बार यूज करना पड़ेगा। क्लियर? टाइम वाली स्केल को एक बार यूज करना पड़ेगा, लेकिन -1 में है पावर, पावर निगेटिव है, इसका मतलब टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। अगर कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चलेगी या ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले और उसमें यूज्ड डायमेंशंस को देख करके हम ये जान जाते हैं कि इस क्वांटिटी को फ्रेम करने में या फॉर्म करने में किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, रोल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूले निकाल रखे होंगे, तो जिन लोगों ने ना निकाले हो आज घर जाके निकालिएगा। फोर्स का, वर्क का, मोमेंटम का, टार्क का, है ना, और बहुत सारे जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी है क्वांटिटीज, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, है ना, मैग्नेटिज्म में पढ़े होंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, ससेप्टिबिलिटी, बहुत सारी क्वांटिटी आपने पढ़ रखी हैं। उनकी सबकी डायमेंशनल फार्मूले निकालिएगा, निकाल के देखिएगा खुद से, किताब से पढ़िएगा नहीं। कोई भी एक क्वांटिटी रैंडमली उठाइएगा, निकाल के देखिएगा आप खुद से निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे। करोगे ये काम आज? ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस के यूजेस। यार ये बहुत समस्या है, पता नहीं कैसा पेन। ब्लू वाली ज्यादा सही है। अच्छा, हाँ यार ये सही बात है, तो इन सबको हटाओ फिर। इन सबको ठंडे बर्तन डालो। डायमेंशंस के 3 यूजेस हैं। पहला, किसी गिवन इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना कि वो इक्वेशन सही है या नहीं, सबसे पहला।
किसी गिवन इक्वेशन की सत्यता की जांच करना, करेक्टनेस चेक करना। दूसरा है कुछ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कोई फार्मूला या रिलेशन स्थापित करना, फार्मूला डिराइव करना। और तीसरा है यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, जैसे एमकेएस से सीजीएस में या एफपीएस में। सिस्टम एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। यहीं पे थोड़ी सी चर्चा कर लें। यूनिट्स के जो मेजरमेंट के सिस्टम हैं वो 3 सिस्टम आपने पढ़े होंगे। एक है, पहला है एमकेएस सिस्टम, जिसे हम मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम कहते हैं। दूसरा है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम कहते हैं। थर्ड सिस्टम जो है वो यूके सिस्टम है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। आजकल जो इंटरनेशनली वैलिड या एक्सेप्टेड है वो है एसआई सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो है वो एमकेएस सिस्टम का ही वाइड रूप है। फर्क सिर्फ इतना है कि एमकेएस सिस्टम में किसी साइंटिस्ट का नाम यूनिट के तौर पे यूज नहीं किया जाता, जबकि एसआई सिस्टम में किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट हुई फोर्स की, है ना। तो ये यूनिट एमकेएस सिस्टम में है। एमकेएस सिस्टम में इसको न्यूटन नहीं लिखा जाएगा, लेकिन एसआई सिस्टम में न्यूटन जी को थोड़ा सम्मान दे करके हम इस यूनिट को न्यूटन भी लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू न्यूटन। समझ गए ना। तो एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में सिर्फ इतना फर्क है। और कुछ फर्क थोड़ा सा ये भी है कि एमकेएस सिस्टम में शुरुआत में सभी क्वांटिटीज शामिल नहीं थी। मीटर, किलोग्राम और सेकंड शामिल था, बाद में केल्विन और एम्पियर शामिल हुआ। तो धीरे धीरे करके उसका स्कोप बढ़ता गया। फिर वो बाद में जब 7 फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल चूज कर ली गई और उसके बाद में 2 और ऐड कर दी गई, तो उस पूरे सिस्टम को, एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम कह दिया गया। और उसमें हम किसी यूनिट को किसी साइंटिस्ट के नाम पर भी बोल सकते हैं। तो आइए यूज देखते हैं। पहला यूज है यूजेस ऑफ डायमेंशंस। विमा के उपयोग। पहला है टू चेक करेक्टनेस। ऑफ गिवन इक्वेशन या फार्मूला। कोई भी इक्वेशन कब ट्रू होती है, कब डायमेंशनली कब ट्रू होती है। विमीय दृष्टि से, डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, डायमेंशनल दृष्टिकोण से कोई भी इक्वेशन कब करेक्ट होती है, जब उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन, और राइट हैंड साइड में अगर एक से ज्यादा टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट किए गए तो उनकी भी डायमेंशन आपस में सेम हो और एलएचएस के लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल हो। इस नियम को क्या कहते हैं, इस रूल या लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, समांगता का नियम। ठीक है। तो जैसे हम इसको चेक करके देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको चेक करें जरा। S डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कैपिटल L से लिखी जाती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर स्केल से। U इनिशियल वेलोसिटी है। वेलोसिटी के लिए अभी मैंने बताया डायमेंशन फार्मूला LT-1 होता है। T टाइम है, टाइम के लिए T है, प्लस हाफ नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, है ना। एक्सेलरेशन LT-2, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला LT-2, T स्क्वायर। सॉल्व करें थोड़ा सा। यहाँ T की पावर +1 है, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने पे बेस सेम हो, पावर ऐड होती है, तो T की पावर 0 आ जाएगा। T की पावर 0 मीन्स 1, तो L हो गया। राइट साइड में सेकंड वाले टर्म में देखो, T-2 T+2, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि L फिर L आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में LHS की डायमेंशन और राइट साइड में लिखे हुए 2 टर्म जो कि ऐड किए गए हैं, उनकी डायमेंशन भी
सेम आ रही है, यानी कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर? दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा। कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर में चल रहा है, मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, tth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन st इज इक्वल टू u प्लस हाफ है 2t माइनस 1 होती है। बताइए ये फार्मूला डायमेंशनली ठीक है कि नहीं ठीक है, करेक्ट है कि नहीं? जल्दी से जवाब दीजिए। ये फार्मूला डायमेंशनली ठीक है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं? सभी लोग ट्राई करो, अपनी कॉपी पे ट्राई करो। LHS RHS में डायमेंशंस लिख के देखो, अगर सेम आ जाए तो ठीक है, नहीं सेम आ जाए तो नहीं ठीक। बोथ साइड MLT की पावर्स, MLT की डायमेंशंस अगर सेम आ जाए तो ठीक है। बोलो भाई, गलत है ना? सही है? कितने लोग बोल रहे हैं सही है? हाथ उठाओ। सिर्फ एक बच्चा। कितने लोग बोल रहे हैं गलत है? हाथ उठाओ। क्या नाम तुम्हारा? अभय। अभय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सही है। ST इज इक्वल टू U प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चों से गलती हो जाती है। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन LT माइनस 1 होती, सारे लोग जानते हैं। हाफ नंबर है, छोड़ दीजिए। एक्सेलरेशन LT माइनस 2, LT माइनस 2, 2t माइनस 1। गौर करें, ये जो 2 है ये तो नंबर है, लेकिन ये जो 1 है ये नंबर नहीं, 1 सेकेंड है। एक्चुअली जो tth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, अगर पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया है, t इक्वल टू 0 पे यहां चलना शुरू किया है, इनिशियल वेलोसिटी u है, t टाइम के बाद यहां पहुंच रहा है, एक सेकंड बिफोर, एक सेकंड पहले t माइनस 1 सेकंड पर यहां पहुंचा था, ये डिस्प्लेसमेंट s है, जो कि इस इक्वेशन से पता चल जाएगा आपको। और एक सेकंड पहले का डिस्प्लेसमेंट s डैश मान ले, वो भी इसी इक्वेशन से पता चल जाएगा। अगर हम t की जगह t माइनस 1 लिख दें तो t माइनस 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो s जो है वो t सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, और s डैश जो है वो t माइनस 1 सेकंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम t सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से t माइनस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट घटा दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो ये बचेगा 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ये 1 सेकंड है t माइनस 1 और t के बीच का, इसी को tth सेकंड या हिंदी में tवां सेकंड कहते हैं। तो tवां सेकंड या tth सेकंड जो है वो 1 सेकंड है, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड का है, यानी कि इसकी डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड वाली होनी चाहिए, यानी कि इसकी डायमेंशन L/T की होगी। यहां पे बच्चे L लिख देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट tth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो है वो t माइनस 1 और t के बीच के 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, पर सेकंड 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसकी डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड की होनी चाहिए, यानी कि L/T की होनी चाहिए। अब आप देखो ये यहां पर जो मैं बोल रहा था कि t के प्रोडक्ट में ये जो 2 लिखा है ये तो डायमेंशन लेस है, नंबर है, लेकिन ये जो 1 लिखा है ये 1 सेकंड है। क्यों? क्योंकि टाइम में टाइम ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सेम डायमेंशन या सेम यूनिट्स की फिजिकल क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट या ऐड की जा सकती है। दिस इज द लॉ ऑफ होमोजेनिटी, समांगता का नियम है। क्लियर? तो ये जो 1 है ये नंबर नहीं है, ये टाइम है। तो इस पूरे ब्रैकेट की डायमेंशन t की होगी। इस पूरे ब्रैकेट की यूनिट सेकंड होगी और डायमेंशन t होगी। तो यहां लिखिए t। आप सॉल्व करिए तो ये टर्म सॉल्व होकर के LT माइनस 1 आ जाएगा, ये LT माइनस 1 है और ये भी LT माइनस 1 आ जाएगा। तो आप देखिए ये करेक्ट है, LHS इज इक्वल टू RHS, ये फार्मूला बिल्कुल सही है।
ये फार्मूला डायमेंशनली बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और, ये बैंकिंग ऑफ द रोड का फार्मूला है। अगर आपने देखा, ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, और सर्कुलर मोशन चैप्टर में, वृत्तीय गति चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब रोड टर्न लेती है तो आउटर साइड, रोड के आउटर साइड को बैंक कर देते, ऊपर उठा देते हैं, है ना, ताकि गाड़ी आसानी से मुड़ सके, पलटे ना। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ बैंकिंग है, इसका फार्मूला अगर मैं लिखूं, cot थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। चेक करिए ये फार्मूला डायमेंशनली सही है कि नहीं। cot ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल स्क्वायर। यहां पर कार मुड़ रही है, कार जो है ऐसे मुड़ रही है, वेलोसिटी कार की है v, वेलोसिटी ऑफ द कार इज v, रेडियस ऑफ टर्न, मोड़ की त्रिज्या, रेडियस ऑफ टर्न इज r, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। समझ रहे ना, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, r रेडियस ऑफ टर्न, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, cot थीटा। इस एंगल का के काट की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर जी है। चेक करके बताइए फार्मूला सही है, जल्दी चेक करें। जल्दी चेक करें, बताएं ये फार्मूला डायमेंशनली सही है कि नहीं। काट थीटा एंगल डायमेंशन लेस होता है, पहले ही बता चुके, अभी बता चुके। एंगल का काट वैल्यू या साइन वैल्यू या कोसाइन वैल्यू डायमेंशन लेस ही होगी। तो बाएं तरफ लिखिए एल की पावर 0, एलएचएस में, आरएचएस में लिखिए एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान आर की जगह एल, रेडियस की जगह एल, और ग्रेविटी की जगह एल टी माइनस 2। एक्सिलरेशन है, ये एक्सिलरेशन है एल टी माइनस 2। सॉल्व करें जरा, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर लगा तो यहां पर भी 2 आ जाएगा, यहां पर -2 आ जाएगा जब स्क्वायर से ब्रैकेट खोलोगे। तो एल स्क्वायर ये कट गया, टी की पावर -2 ये कट गया, यानी कि आरएचएस में भी एल की पावर 0 टी की पावर 0 आ गया। और एलएचएस में तो है ही, साफ दिख रहा है, एलएचएस में एल की पावर 0 टी की पावर 0 है ही, यानी कि ये फार्मूला डायमेंशनली बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फार्मूला न्यूमेरिकली भी सही है, क्या ये फार्मूला न्यूमेरिकली भी सही है, इससे न्यूमेरिकल लगाओगे तो सही आंसर आ जाएगा। अगर मैं कार की वेलोसिटी बता दूं आपको 30 मीटर पर सेकंड, रेडियस ऑफ टर्न बता दूं 3 मीटर, जी की वैल्यू दे दूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कहूं ये एंगल ऑफ बैंकिंग बताओ इस फार्मूले से निकाल के, तो क्या इस फार्मूले को अप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी थीटा की, क्या सही आएगी? सही नहीं आएगी। मुझे कैसे पता? अब आप कहोगे आपको कैसे पता, तो मैं ऐसे कहूंगा कि इसका, जब आप इस फार्मूले का डेरिवेशन पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में, तो डेरिवेशन ऐसे किया जाता है, कार पर बाहर की ओर लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, mg लग रहा है नीचे, ये एंगल थीटा है तो mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, mv स्क्वायर बाई आर का इधर कंपोनेंट आएगा mv स्क्वायर बाई आर कास थीटा। ये वाला कंपोनेंट इसके अगर इक्वल होगा, ये वाला mg का ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा अगर mv स्क्वायर बाई आर की cos कंपोनेंट के बराबर होगा, इक्वल होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में गाड़ी मुड़ पाएगी। तो इक्विलिब्रियम के लिए इसको इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इसको इक्वल करें तो mg sin थीटा को अगर हम mv स्क्वायर बाई आर के cos कंपोनेंट के इक्वल करें, mm कटेगा, cos को sin के नीचे लाओ और g को उधर नीचे ले जाओ, तो फार्मूला डिराइव होगा v स्क्वायर बाई आर जी बराबर tan थीटा। तो थीटा के tan की वैल्यू निकलेगी। ये फार्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये फार्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये फार्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट है बट न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है। ये दिस फार्मूला इज न्यूमेरिकली इनकरेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए, यही ये फार्मूला लिखा गया था, कहा गया था चेक करके बताइए ये फार्मूला सही है कि नहीं। नीचे 4 ऑप्शन थे, पहला था डायमेंशनली करेक्ट बट न्यूमेरिकली रॉन्ग, यही सही था। दूसरा था डायमेंशनली रॉन्ग, न्यूमेरिकली रॉन्ग। तीसरा था डायमेंशनली रॉन्ग, न्यूमेरिकली करेक्ट। चौथा था बोथ वे करेक्ट। तो समझ रहे ना, तो कोई भी फार्मूला फिजिक्स में तभी यूजेबल होता है, तभी यूज कर सकते हैं
जबकि वो डायमेंशनली भी सही हो और न्यूमेरिकली भी सही हो। क्लियर? तो ये फार्मूला डायमेंशनली तो सही है लेकिन न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है, गलत है। ये करेक्ट फार्मूला है। दिस फार्मूला इज न्यूमेरिकली एंड डायमेंशनली बोथ वे करेक्ट। क्लियर? आगे बात करें, थोड़ी सी बात और करेंगे। नहीं रुक जाओ, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, 5-7 मिनट और रुक जाओ। डायमेंशन का जो सेकंड यूज है वो है करेक्ट फार्मूला डिराइव करना। जैसे मान लो हमसे कह दिया जाए कि गिटार में लगा हुआ एक तार है, उस तार में टेंशन T है, उस तार का मास, वायर का मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m है और लेंथ ऑफ द वायर L है। ठीक है, गिटार में एक तार लगा हुआ है, उस वायर की लेंथ है L, टेंशन है उसमें T और मास पर यूनिट लेंथ है स्मॉल m। ठीक है, पूछा जाए कि अगर हम इस गिटार के तार को प्लग करें, छेड़ें, हिलाएं, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी n, जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी फ्रीक्वेंसी से तार वाइब्रेट करेगा, तार कंपन करेगा। तो जिस तार के कंपन की फ्रीक्वेंसी होगी, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, वही प्रोड्यूस साउंड की भी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग वायर का फार्मूला लेंथ, टेंशन और मास के टर्म्स में निकालिए, तो क्या तरीका है? वो तरीका बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी लेंथ की पावर a पर डिपेंड कर रही है, टेंशन की पावर b पर और m की पावर c पर, और बीच में प्रोडक्ट का साइन लगा लीजिए और यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लगा लीजिए जो कि डायमेंशन लेस मान लीजिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन सिर्फ लेंथ, टेंशन और मास की डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है, तो कांस्टेंट जो होना चाहिए वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, स्पष्ट है। तो सेकंड यूज बता रहे हैं कि फार्मूला डिराइव कैसे करते हैं। बहुत आसान है, आप लोग करके देखिएगा घर पर। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन LHS, मान लीजिए ये फार्मूला करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, मान लीजिए। अगर करेक्ट है तो दोनों साइड LHS और RHS में MLT की पावर्स या MLT की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। नाउ राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड टाइम होता है, तो इसकी डायमेंशन होगी T इनवर्स। के डायमेंशन लेस है, इसको छोड़ दीजिए। लेंथ की डायमेंशन सभी लोग जानते हैं L है, L की पावर A लिख लीजिए। टेंशन फोर्स होता है, टेंशन बल होता है, फोर्स होता है। फोर्स की डायमेंशन अभी निकाली थी MLT-2, तो इसका डायमेंशन फार्मूला लिख दीजिए MLT-2 पावर B। मास, ये मास सिर्फ मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन होगी मास पर यूनिट लेंथ वाली, यानी कि kg पर मीटर वाली, यानी कि m/L वाली। तो ml-1 इसकी डायमेंशन होगी ml-1। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, यहाँ m लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। ml-1 होगी इसकी डायमेंशन, क्योंकि ये मास पर यूनिट लेंथ है। क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर है। अब आप समझदार हो गए, आगे क्या करना है। पावर यहाँ c है, अब आप m के पावर कलेक्ट करो, m की पावर b हो गई यहाँ, और यहाँ m की पावर c, तो b+c हो गई। L की पावर कलेक्ट करो, a b और -c, तो a+b - c। T की पावर -2b। राइट साइड में MLT की टर्म्स कलेक्ट कर लो, और LHS में m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर -1 ऐसे लिख लो, और बोथ साइड कंपेयर कर लो पावर्स को। तो m की पावर को m की पावर से कंपेयर कर लो, तो फर्स्ट इक्वेशन b + c = 0 आ गई, सेकंड इक्वेशन a + b - c = 0 आ गई, a + b - c = 0 आ गई, और थर्ड इक्वेशन -2b = -1 आ गई, -2b = -1 आ गई। तो माइनस कैंसिल, b की वैल्यू हाफ आ गई। b की वैल्यू अगर हाफ यहां पे पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो c की वैल्यू -हाफ आ गई। b और c की वैल्यू अगर बीच वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, -1 आ जाएगी, सॉरी। b की जगह +हाफ लिखिए और c की जगह -हाफ लिखिए, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हाफ + हाफ 1 हो जाएगा, और 1 को उधर भेजो तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी, a की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्लियर? तो ABC की वैल्यूज आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज को उठाकर यहां पुट कर देना, तो फार्मूला आ जाएगा। क्लियर? तीसरा यूज, अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें, तो कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
कोई भी क्वांटिटी है, जैसे हम मान लो साउंड की वेलोसिटी की बात करें, साउंड की वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड होती है एमकेएस सिस्टम में। अगर हम आपसे पूछे सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 330 इंटू 1 मीटर मान लो, और 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दो। तो 1 मीटर की जगह अगर 100 सेंटीमीटर लिखें तो 330 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सीजीएस सिस्टम में वैल्यू आ गई। आपने एक चीज गौर की होगी इसमें, कि जब मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, यूनिट को स्मॉलर किया, तो मैग्नीट्यूड बड़ी हो गई, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई, गौर करिएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट को, जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू एनवी, और इसको कहते हैं यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड कहते हैं। इस पूरी चीज को मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? सर मैंने छोड़ दिया, समझ रहे? तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे यूनिट छोटी होती जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती जाएगी। 330 को 100 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है। तो मेजरिंग स्केल अगर छोटी होती जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी होती जाएगी। उसका उल्टा बोलो, अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग स्केल बड़ी होती जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती जाएगी। यानी कि यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। N1U1 इज इक्वल टू N2U2 इज इक्वल टू N3U3। अगर यूनिट बिगर होती जा रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो यहां से एक डायमेंशनल रूल या डायमेंशनल लॉ निकल आया कि N और U, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। क्लियर? इस फार्मूले का यूज करके हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को चेंज कर सकते हैं। आज हम यहीं पर रोकेंगे। इसके तीनों यूजेस के ऊपर न्यूमेरिकल आप लोग करके आइएगा। कल हम लोग इसके आगे चर्चा बढ़ाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर पहले पढ़ाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डिवीजन और मल्टीप्लिक एडिशन वगैरह के क्वेश्चन कराएंगे। फिर इसके बाद एरर की चर्चा करेंगे। एरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो क्वेश्चन